नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है गैलेक्सी टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम बात कर रहे हैं सीटेट से संबंधित परीक्षाओं को जो पहले विगत वर्ष में प्रश्न पत्र आ चुके हैं उनमें से हिंदी। और वहां भी हम बात कर चुके हैं आपसे 21 दिसंबर 2021 के आए हुए हिंदी वाले प्रश्न पत्र पे, जहां पे हमने भाषा के व्याकरण के रूप को देख लिया था। आज हम बात करेंगे उसी प्रश्न पत्र के जो आगे शिक्षण शास्त्र पे था, उसके भाषा के शिक्षण पे, उसके प्रश्नों को देखेंगे। बहुत ही आसान कुछ ऐसे प्रश्न के अंश होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, खास करके बच्चों पे संबंधित जो विकार हैं, पढ़ने की अक्षमता दिखाते हैं या बच्चों के गणना की अक्षमता दिखाते हैं, या फिर जितने हमारे चॉम्स्की हो गए, बैदवस्की हो गए, स्किनर हो गए, इस तरह के जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ उसमें कौन से प्रश्न शिक्षण और शिक्षण के अधिगम के लिए जरूरी है, इनसे संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि 21 दिसंबर 2021 को प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा गया था और आपकी क्या संभावनाएं बन सकती हैं जो आगामी अगस्त में होने वाली परीक्षा में आ सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था आपके प्रश्न पत्र में, वो प्रश्न है आपके समक्ष, प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है। बात किसकी की गई है? अब देखिए, जब हम इसके बात कर रहे थे इसके हिंदी के व्याकरण वाले पार्ट पे, तो वहां भी चित्रात्मक पुस्तकों के बारे में बात की गई थी, और यहाँ भी उसी से संबंधित क्या कर दिया कि प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, क्या वह सबसे जरूरी है जो बच्चों के बाल साहित्य में होना चाहिए। अगर आप छोटे थे, आपको किस तरह की पुस्तकें पसंद आती थी, इसकी बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमने जो पार्ट 1 से लेके जो गद्यांश पे प्रश्न थे, वो कहीं ना कहीं आगे की प्रश्नों को भी रूपरेखा को तय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ संबंधित आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से प्रश्न कोरिलेट में आ जाते हैं और हमारे प्रश्न का उत्तर सही आता है। तो हमने वहां पढ़ा था कि रंगीन चित्रों की बात की गई थी पुस्तकों में, और यहाँ देखिए प्रश्न भी वही है कि प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य, तो सार्थक, पुनरावृत्त, संक्षिप्तता, केवल चित्रात्मकता, ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो एक चीज को दिखा रहे हैं। लेकिन जब हम रंगीन चित्र कह रहे हैं तो उसमें सार्थक पुनरावृत्ति भी हो सकती है, संक्षिप्त भी हो सकता है, और बच्चों को चित्र तो दिख ही रहे हैं। तो रंगीन चित्र, अब केवल शब्द आ गया था, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन विकल्प बिल्कुल नहीं होगा। तो बच्चों के बाल साहित्य में रंगीन जो है, रंगीन चित्र हैं, कलरफुल चित्र होते हैं, बच्चों को आकर्षित करते हैं, बच्चों की अवधारणाएं बनती हैं। इसलिए हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो पहला रंगीन चित्र, 16वें प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया सेकंड प्रश्न, वो प्रश्न था कि बच्चों के लिए भाषा एक जटिल प्रक्रिया है, समस्यात्मक वस्तु है, तार्किक व्यवस्था है या नियमबद्ध व्यवस्था है। प्रश्न है आपसे, क्या भाषा जटिल है? नहीं, आप जानते हैं कि जब हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो सरल से आगे बढ़ते हैं, सरलता पहले होती है फिर जटिलता की तरफ जाता है। पहले हम सरलता की बात करते हैं, तो जटिल वाले प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल नहीं होगा। भाषा एक जटिल प्रक्रिया अगर होती तो छोटे बच्चों को हम कहाँ सिखा पाते, तो सरल से आगे हम बढ़ते हैं, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। समस्यात्मक वस्तु बिल्कुल नहीं है, समस्या का निवारण होता है, बच्चों के लिखने, बोलने, सुनने और पढ़ने की शक्ति आती है अधिगम करके भाषा से, तो ये भी ऑप्शन गलत है, विकल्प गलत है। तार्किक व्यवस्था भाषा के ही द्वारा नहीं होती है, वो तो मस्तिष्क में अधिगम के वस्तुओं के जानकारी के बाद की बात है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। नियमबद्ध व्यवस्था, नियमबद्ध व्यवस्था क्या, जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला, बच्चों को लिपि, लिपि का अक्षर ज्ञान, रेखा ज्ञान, क्या कहते हैं, कैसे, फिर शब्द, पहले वर्ण फिर शब्द फिर वाक्य तक हम जाते हैं, तो ये क्या है, नियम से चलने वाली व्यवस्था है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 18वें प्रश्न को देखिए, जिसमें पूछा गया है कि कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोजकर लिखना। अब देखिए कक्षा कौन सी है, 3, और कक्षा 3 में कहा गया कि भाषा की पाठ्य पुस्तक, जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें अभ्यास दिया गया है कि औजारों के नाम खोजकर लिखना। ये किस तरह का उदाहरण हो सकता है?
अब देखिए, बच्चों को सर्वज्ञ बनाने का बिल्कुल नहीं। बच्चों को हम कक्षा 3 में तो सर्वज्ञ नहीं बना सकते। कि बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में? अगर हम पूछें कि वाक्यांश के लिए एक शब्द सब कुछ जानने वाला वो कौन है? सर्वज्ञ है। तो क्या बच्चे कक्षा 3 में सर्वज्ञ हो सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं, सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ एक भाषा का शिक्षक भी नहीं होता है, वो सिर्फ भाषा को जानता है। तो सर्वज्ञता बच्चों में कहाँ से आएगी? जबकि अध्यापक में भी अपने विषय की ही सर्वज्ञता है। वो भी सर्वज्ञता है कि नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते। तभी तो हर विद्यालय में गणित के अध्यापक अलग, विज्ञान के अलग, इतिहास के अलग, भाषा के अलग होते हैं, क्योंकि सर्वज्ञता नहीं होती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का नहीं, क्योंकि औजारों के नाम को खोजकर लिखना, तो ये क्या होगा? उदाहरण किस चीज का है ये देखना है आपको, तो ये भी नहीं होगा। संपूर्ण पाठ्य चर्चा में भाषा का भी नहीं है, क्योंकि पाठ क्या है? औजारों के नाम लिखकर खोजना, खोजकर लिखना। किसका उदाहरण है? तो विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय का। उस विषय से संबद्ध जो शब्द होते हैं, जो शब्दावली होती है, उससे परिचय कराने का तरीका होता है। ये उदाहरण उनका है। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय का। हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि प्रश्न पत्र को बहुत आराम से, धैर्य से पढ़िए। आप जब इरेज करेंगे गलत प्रश्न के विकल्प का, तो सही उत्तर आपके समक्ष आ जाएगा तार्किक क्षमता के द्वारा और उसके प्रश्न के स्वरूप को देखने के बाद। अब देखिए, मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताना है। पूछा गया है कि जो रेखांकित शब्द कतई है, इसका शब्द का मतलब क्या है? तो अब देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कि बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए। बी है बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए। सी है संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। और डी है बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व देता है। अब कतई शब्द का जो प्रयोग है उसको पूछा गया है कि मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। यह शब्द क्या है? रेखांकित किसके संदर्भ में? इस भाषा, इन पूरे। अब यह बहुत कठिन है, नहीं पूछना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मुझे बैगनी रंग अच्छा कतई अच्छा नहीं लगता। अगर बच्चा ऐसा बोल रहा है तो रेखांकित शब्द क्या होगा? कि न तो सरल, न तो संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण, बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व देता है। ये संदर्भ में, यहाँ पे क्या उत्तर होगा? कि संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। कैसे? बच्चा कह रहा है कि मुझे बैगनी रंग कतई पसंद नहीं है, तो जो संदर्भ है किसका? बैगनी रंग का, उसकी शब्दावली का उदाहरण है कि बच्चे ने जो उत्तर दिया है उस शब्दावली के आधार पे उसका उत्तर देने की कोशिश की है। तो तीनों उत्तर इसके ये विकल्प गलत होंगे। सही उत्तर क्या है? कि शब्द का मतलब है कि संदर्भ में, बैगनी रंग के संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न क्या है जल्दी से देखते हैं कि हमारे देश की, फिर है उसके डैश की विविधता, हमारा एक भाषाई डैश है। दो शब्दों को आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है दो जगहों पे। दो जगह कहाँ है? पहले हमारे देश की, फिर उसके बाद आपको कुछ भरना है विविधता। उसके बाद आगे जो है वो लिखा है दो शब्द, साहित्यिक चुनौती, भाषिक संबल, भौगोलिक विस्तार, भाषिक हथियार। अब हमारे देश की विविधता किसको लेके होगी? हमारा देश विविध क्यों है? विविध संस्कृतियां हैं, लेकिन आप भाषा की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा के संदर्भ में कोई बात होगी। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे देश की में सबसे पहले ऐसी कौन सी विविधता है जो आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंगली है, तो वो भाषिक विविधता है। तो पहला शब्द यहाँ पे क्या आ सकता है? भाषिक। कि हमारे देश में क्या है? भाषिक विविधता, हमारा एक भाषाई। अब देखिए यहाँ पे शब्द आ चुका है भाषाई, तो जब हम अपने देश की बात करेंगे, देश के संदर्भ में बात करेंगे, तो हमारे देश की भाषिक विविधता हमारा एक भाषाई संबल है, सहारा है,
जिसके द्वारा देश में एक दूसरे से एकजुटता बनी होती है। तो कौन सा हो गया? चुनौती की बात नहीं हुई है यहाँ पे, न विस्तार की बात हुई है, न हथियार की बात है। यहाँ पे क्या है? हमारे देश की भाषिक विविधता हमारा एक भाषाई संबल है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ये तीनों हमारे उत्तर गलत हो जाएंगे, गलत विकल्प में आएंगे। 21वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अब ही शब्द क्या है? कि वही विकल्प होना चाहिए, कुछ अन्य नहीं। ये क्या कहता है? हिंदी, अंग्रेजी, विदेशी या मातृभाषा। आप सबने पढ़ा होगा कि त्रिभाषा सूत्र में सबसे पहला किसकी जरूरत मानी गई है? कि बच्चा जो एक भाषा लेके आता है, मातृभाषा, पहली भाषा उसकी वो होनी चाहिए। उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी में से बच्चा एक, और वहाँ की जो एक भाषा होती है उस जगह की, उस देश की, उस जगह की जो भाषा होती है उस मातृभाषा का होना उसके साथ जरूरी है। जैसे आप लोग हैं, या मान लीजिए तमिलनाडु, या हम कहीं दक्षिण के भारत की बात कर रहे हैं, या फिर कहीं बंगाल की तरफ की बात कर रहे हैं, तो बंगाली होगी पहली भाषा उनकी, फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी होगी। इसी को हम त्रिभाषा सूत्र के रूप में जानते हैं। तो इसका प्राथमिक स्तर पे क्या होगा उत्तर? प्राथमिक स्तर पे बच्चे का माध्यम मातृभाषा। जब मातृभाषा बच्चे की होगी उसके बाद वो अन्य भाषाओं से क्या करने लगेगा? इंटरेक्शन, संप्रेषण करना सीखने लगेगा, वो सीख जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा उस भाषा को के परिवेश में पैदा हुआ है, तो उस भाषा के साथ पहले सीखना, अधिगम करना शुरू कर पाएगा। इसके बाद है 22वां प्रश्न कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल, रोचक, समावेशी या जटिल बनाती है। आप देखते हो कि आपकी शिक्षा में जो शब्द बार बार आता है, हमेशा सरकारें, शिक्षक या हम सब बात किस करते हैं? कि शिक्षा क्या हो? समावेशी हो, जिसमें अधिगम के सब रूप समाहित हो जाएं, सब कुछ को लेके चलने वाली हो। तो सरल, रोचक और जटिल, इन तीनों चीजों में की जगह है क्या होना चाहिए? क्योंकि शिक्षा अधिगम का जो तरीका है सीखने का, वो सरलता से जटिलता की तरफ जाता ही है। बच्चा पहले छोटी क्लास में बड़ी में जाता है। हम छोटी क्लास में पहले वर्णमाला सीखते हैं, फिर शब्द सीखते हैं, फिर शब्द से वाक्य पे जाते हैं, तो कठिनाई को हम बढ़ाते जाते हैं। तो ये तीनों चीजें हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो क्या करती है? समावेशी बनाती है। क्या बनाती है? यहाँ पे सरल, रोचक और जटिल न करके समावेशी बनाती है। तो क्या होती है? ये शब्द आपने कई बार शिक्षण के अधिगम में सुना है, समावेशी शिक्षा की जरूरत होती है, तो प्रक्रिया ही समावेशी बना रही है। तो सही उत्तर क्या हो गया आपका? समावेशी 22वें का। इसके बाद है आपका कि ऐसी यह कौन सी विधा है जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि क्या जीवनी या आत्मकथा या डायरी या एकांकी में से किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है। अब मौखिक बार बार पूछा है ना, मौखिक लिखा है। मौखिक का अर्थ क्या होता है? जो मुख से बोला जाए। मैं आपसे मौखिक रूप से बात कर रही हूँ, कुछ लिखित है उसको मैं बता रही हूँ एलोब्रेट करके, तो मुख से बोल रही हूँ, आप उसको श्रवण कर रहे हैं, मैं वाचन कर रही हूँ। तो मौखिक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक गुंजाइश किसमें है? जीवनी हम लिखते हैं और पढ़ते हैं, नहीं सुनने वाला कोई है तो हम उसको बोलेंगे नहीं। आत्मकथा लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, ठीक है। डायरी लिखी और पढ़ी जाती है, लेकिन जो एकांकी है ये क्या करती है? अभिनीत होती है। तो इसमें क्या है? मौखिक क्या है? अभिव्यक्ति, क्योंकि ये अभिनय के द्वारा, बोल के द्वारा लोगों में अभिनय अपने कहते हैं ना कि विकास, जो उसके अभिव्यक्ति का विकास है उसको दिखा सकते हैं। तो किसमें? एकांकी में अभिनय करने के अंग ज्यादा मौजूद हैं। किसके तुलना में? जीवनी, आत्मकथा और डायरी के। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एकांकी यहाँ पे सही उत्तर प्रश्न संख्या 23 का हो जाएगा। 24वें प्रश्न पे आते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश दिया है और फिर डैश के माध्यम में से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। 24वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपसे पूछा गया। विकल्प है लिपि ज्ञान वर्तनी,
रेखांकन, शब्द लेखन, रेखांकन, चित्रांकन, वर्तनी ज्ञान, वाक्य लेखन। और पूछा गया है प्राथमिक स्तर के बच्चों में वह कौन सी चीज होगी जिससे बच्चों के लेखन कौशल को किया जाएगा। लेखन कौशल, अब यहाँ पे पठन कौशल, वाचन कौशल या श्रवण कौशल की बात नहीं की गई है। चारों कौशलों में से किसकी बात की गई है? लेखन कौशल की। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सबसे जरूरी है। तो यहाँ पे चूंकि लेखन कौशल का विकास किससे होगा? प्राथमिक स्तर के बच्चों का। तो आपका उत्तर क्या होगा वहां पे? बच्चे किससे सीखेंगे लेखन कौशल? रेखांकन प्राथमिक स्तर है तो चित्र बना के, रेखा खींच के बच्चों को पहले हम खड़ी पाई लिखना करना, पड़ी पाई, गोला बनाना। आप देखते हैं ना कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों को इस तरह से सिखाने की कोशिश की जाती है रेखांकन करके। तो रेखांकन और फिर चित्रों के द्वारा हम बच्चों को एलोबरेट करते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे? रेखांकन, पहला क्या हो जाएगा? रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 पे आइए। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? ये बच्चे से प्रश्न अगर हो कि तुम्हारी जो परिचित नदी है उसके किनारे क्या क्या होता है, सवाल अगर ऐसा पूछा गया, मान लीजिए मैं आपसे ये सवाल पूछूं, तो बच्चों को किस बात का अवसर मिलता है? ऐसे प्रश्न बोलने के बाद बच्चे जो उत्तर देते हैं वो उनके किस अवसर को दिखाता है? पहला ऑप्शन है अपनी नदियों की जानकारी देने, अपने अनुभवों को साझा करने, अपने पर्यावरण का संरक्षण देने, विभिन्न नदियों के नाम बताने में से कौन सा है? अब बेटा आप लोग जानते हैं कि जब हम बच्चों से पूछते हैं कि अपने परिचित नदी के किनारे क्या होता है, तो बच्चों से जो परिचित नदी है तो बच्चे क्या बताएंगे? वहां गए हैं, उन्होंने क्या महसूस किया है वही बताएंगे आपको, अनुभव साझा करेंगे। तो यहाँ पे अपनी नदियों की जानकारी नहीं बल्कि बच्चे क्या करेंगे? अपने अनुभवों को साझा करेंगे, न कि पर्यावरण संरक्षण की बात होगी। क्योंकि आपने उनसे पूछा है कि अपने आसपास की नदी जहाँ पे आप गए हो वहाँ पे क्या क्या होता है। तो क्या क्या होता है, बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की बात नहीं, न नदियों के नाम से, न जानकारी देने से, बल्कि बच्चों के अनुभवों को साझा करने की बात की गई है। क्योंकि क्या क्या होता है तो बच्चा बताएगा कि वहाँ पे कुछ पशु पानी पीते आते हैं, कुछ लोग कपड़े धुलते हैं, पूजा पाठ होता है, हो सकता है उनके यहाँ घाट बना हो। तो ये सब क्या है? बच्चे अपने अनुभवों को साझा करेंगे। तो उत्तर क्या होगा कि यह अवसर देता है बच्चों को अपने अनुभवों को साझा करने का। अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जन क्षमता किस देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ना कि ऐसे प्रश्न खूब बनते हैं जो आपको स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की, बाइगोत्स्की के नाम से भी हो। लेकिन अब यहाँ पे एक लोगों का प्रश्न पूछा है कि भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो बच्चा जन्मजात लेके पैदा होता है, ये किसने कहा था? ठीक है ना। तो आप सबको पता है कि इसका उत्तर जो है वो क्या सही है? सारे बच्चों को इसका उत्तर पता है, चॉम्स्की सही है। क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो बच्चों के अंदर क्या होता है? जन्मजात होती है, बच्चे उसको लेके पैदा होते हैं। तो चॉम्स्की ने सिद्धांत दिया है, आपने इसका उत्तर दे दिया। क्योंकि इन्होंने इसको जो जन्मजात होता है इसकी बात इन्होंने की थी। स्किनर ने, पियाजे ने क्या कहा था? कोई बताएगा? संज्ञानात्मक सिद्धांत का विकास जो सिद्धांत था उन्होंने उसको दिया है। इसको हम स्टेज थेरेपी भी कहते हैं, ये हमारे पियाजे जी ने कहा था। उसके बाद स्किनर जी ने कहा था, स्किनर का सिद्धांत क्या था कि बच्चा जब सीखता है तो व्यवहार की जो क्रिया है वो सीखने में विशेष रूप से सहायक होती है। स्किनर ने, और जो आपके बाइगोत्स्की जी हैं, इन्होंने क्या कहा था कि जो भाषा होती है वो विभिन्न होती है लोगों की, इसलिए जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उसके हिसाब से बच्चा आपस में सीखता है। तो चारों ने अलग अलग जो सिद्धांत दिए हैं, आपको उन सिद्धांतों को पढ़ना और जानना जरूरी है क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न हर बार कोई ना कोई, चाहे स्किनर होंगे, चाहे पियाजे होंगे, चाहे चॉम्स्की की बात हो, चाहे बाइगोत्स्की की, कोई ना कोई एक प्रश्न रूप में जरूर आते हैं। तो आपको इन लोगों के सिद्धांतों को एकदम कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। अब देखिए फिर से अगला प्रश्न, मैंने क्लास की शुरुआत में भी आपसे कहा था कि इनसे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। अब देखिए
कि मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वो ग्रस्त है। अब आपको बताना है कि कौन सा उसके अंदर विकार है जिसकी वजह से वो अटकती है पढ़ते समय। तो पहला जो, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कौन कौन से रोग हैं, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और अफेजिया, 4 रोग यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन आपका उत्तर तो एक ही है। और वो उत्तर क्या है? डिसलेक्सिया। जब बच्चों को पढ़ने की अक्षमता होती है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, तो उत्तर तो भी है। लेकिन डिस्ग्राफिया क्या होती है? जब बच्चे अक्षर सही नहीं बना पाते हैं। ये क्या होते हैं? बच्चे अक्षर सही नहीं बना पाते हैं, अक्षरों को बना सही नहीं पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। बच्चे उसको सही से सामान्य रूप से बना नहीं पाते हैं। डिस्कैल्कुलिया क्या होती है? इसमें विकलांगता होती है कि बच्चे गणित के सवालों को बहुत देर तक याद नहीं रख पाते हैं, गणित के सवालों को, तो इसमें डिस्कैल्कुलिया में आता है। और जो हमारा अफेजिया जो है, इसको हम बोलते हैं, इस रोग का जो नाम है वो है वाचाघात, बोलने में, वचन में, है ना, ये वाचाघात होता है, जहां बच्चा बोलने में उसको कठिनाई होती है। तो आपके उसका उत्तर क्या है कि ये डिसलेक्सिया है। अगर मोना कक्षा में पढ़ती है और पढ़ते समय अटकती है तो वो किस विकार से ग्रस्त है? वो है डिसलेक्सिया। क्योंकि डिस्ग्राफिया अक्षरों को बनाने में, आपका डिस्कैल्कुलिया गणित के अक्षरों को समझने में, मैथ में, और अफेजिया जो वाचाघात जो बोलने में तुलतुलाना है उसकी हम बात करते हैं, तो ये उसके अंतर्गत आता है। जल्दी से देखते हैं 28वां प्रश्न क्या है हमारा। 2 प्रश्न जरूर तैयार रखिए, वो आपके विकारों से, बच्चों के सीखने में, गणित के सवालों को सीखने में, बोलने में, तुतलाने में, ये जो दृष्टि बाधित जो होते हैं, एपीडी या इस तरह के जो भी रोग हैं या बच्चों की अक्षमताएं हैं, उससे संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। और जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके भी जो सिद्धांत हैं उनसे प्रश्न जरूर आते हैं, जरूर पूछाते हैं, तो आपको पूर्णतः उसको याद रखना है। 28वां प्रश्न है कि सुनी और पढ़ी पढ़ाई कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सा भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण उसमें क्या है, इसकी बात आपसे पूछी गई है, तो जल्दी से देखते हैं। कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी के पात्रों के नाम बताना, कहानी का शीर्षक बताना, कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। आपसे पूछा गया है बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन वो कौन सा है जिसके द्वारा बच्चों को कहानियों के आधार पे भाषाई गतिविधि सिखाई जाती है, ये हमें ध्यान रखना है, उसकी बात की गई है। तो देखिए इसमें से जो चारों ऑप्शन है, पहला भी जरूरी है, लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। कहानी के पात्रों के नाम बताना, ये भी है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। कहानी का शीर्षक, ये तो कहानी को बताएगा, चूंकि भाषाई गतिविधि की बात की गई है, तो इसमें कहानी पर प्रश्न निर्माण, जब बच्चों से हम पूछते हैं कि क्या शिक्षा मिली या आप इस कहानी से क्या समझे, क्या सीख मिली, तो ये क्या होता है, बच्चों का जो भाषिक गतिविधि होता है वो इससे बहुत ज्यादा निखर के आता है। तो सही उत्तर आपका है 28वें प्रश्न का, कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। 29वां प्रश्न देखिए कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक स्तर पर जब आप हिंदी भाषा का आकलन करते हैं तो क्या सबसे महत्वपूर्ण है? मौखिक अभिव्यक्ति की लिखित परीक्षा की जांच सूची की साक्षात्कार? प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर है, बच्चा छोटा है अभी, और शिक्षक होने के नाते आपको पता है कि साक्षात्कार तो उसका बिल्कुल भी आप करके नहीं जा सकते हैं, तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। जांच सूची भी वहां पे काम नहीं करेगी, बच्चा छोटा है, लिखित परीक्षा भी उसकी नहीं हो सकती है। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे आकलन करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो रूप है वो क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति। तो 29वें का पहला प्रश्न का ए, 29वें का ए ऑप्शन सही है। कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आपसे पूछा गया व्याख्या, अलंकार या छंद या फिर भावपूर्ण पठन। आप जानते हैं कविता को अगर मैं उसके छंद की बात करूं, मैं उसके व्याख्या करूं या अलंकार बताऊं,
तो कविता का मूल रूप तो नहीं रहा, वो तो हमने व्याख्यायित कर दिया। लेकिन अगर कविता को पढ़ इस तरह से दिया जाए, जैसे आपने बहुत से कविताएं उत्साह की पढ़ी होंगी, बहुत से श्रृंगार की पढ़ी होंगी, तो जब जो कोई बोलता है, पढ़ता है, तो उससे क्या होता है, उस कविता का असर उसी रूप में होता है। तो आप जानते हैं कि इसके लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण चीज है वो छंद तो बनने में हो गया कि कैसे लिखी गई, अलंकार उसमें अपने आप आएगा, जो पढ़ेगा व्याख्या करेगा। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, उसका भावपूर्ण पठन। सभी क्लासेज में बच्चों को कविता के छंद के आधार पे भावपूर्ण रूप से, जिस भाव की बात है, श्रृंगार है तो प्रेम में, वीर रस की कविता है तो वीरता में, करुण रस है तो करुण का भाव लेके, तो भावपूर्ण पठन जो है सबसे जरूरी होता है। तो बच्चों आपने देखा कि प्रश्न पत्र अगर आपको करना होता, जिस तरह हमने सॉल्व किया, तो आप कहते बहुत ही आसान था, इसको तो कोई भी कर सकता था। बिल्कुल ऐसे भी आप जो अगस्त में परीक्षा पत्र में आपके प्रश्न आने वाले हैं, खास करके हिंदी के, उसके 30 के 30 के उत्तर आपको अपने अंक दिला सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा तथ्यों को ध्यान रखना, उन्हें याद रखना, और एकाग्रता के साथ गद्यांश, पद्यांश और जितने सिद्धांत हैं, शिक्षण और अधिगम के जो साधन हैं, उनकी जानकारी के साथ हम प्रश्नों का 30 में 30 अंक, जितने अंक के हैं, ले सकते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल गैलेक्सी टीचर क्लासेस, जहां के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आपको बताते हैं कि कैसे हम शिक्षक बन सकते हैं, और आपके शिक्षक बनने में हम आपके साथ सतत, आपके अभ्यासों के साथ, पठन सामग्री के साथ आपके साथ हैं। तो पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि यही एकमात्र साधन है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।